गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आंसर टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि पेशेंट हमें यूट्यूब वीडियोस के कमेंट में पूछते रहते हैं। सबसे पहले एक पेशेंट ने हमसे पूछा है कि सर, मुझे पता है कि मुझे गायनोकोमास्टिया है जो कि नॉर्मली क्योर नहीं हो सकता क्योंकि ग्लैंड फॉर्मेशन और फैट फॉर्मेशन दोनों है, बट कोई ऐसा मेथड है कि मैं अपने ग्रेड ऑफ गायनोकोमास्टिया को उस स्टेज पे रोक दूं या एक स्टेज कम लेके आ जाऊं। मतलब कि अगर मुझे ग्रेड 2 भी गायनोकोमास्टिया है तो क्या वो मैं ग्रेड 2A गायनोकोमास्टिया तक उसे रोक सकता हूँ, जिसको मैं कोई ऐसा मेथड है कि मैं उसे एक्सरसाइज कर लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ कि मैं उस एटलीस्ट उस ग्रेड को आगे ना बढ़ने दूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसी बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि ये हमें जो गायनोकोमास्टिया है वो ट्रू गायनोकोमास्टिया है या सूडो गायनोकोमास्टिया है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है फेस टू फेस कंसल्टेशन विद योर प्लास्टिक सर्जन की। इसमें आप बहुत सारे पेशेंट हमें पिक्चर्स भी भेजते रहते हैं और पूछते भी रहते हैं, बट वो सब करेक्ट मेथड नहीं है। इसका आइडियल तरीका ये है कि आप अपने प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए, जो भी अगर आपके सिटी में है, और आप उसको बोलिए कि वो आपको एग्जामिन करे चेस्ट में, क्योंकि तभी आपको एग्जैक्टली पता चल पाता है कि उसके अंदर ग्लैंड है या नहीं। किसी भी पिक्चर या किसी भी फोटोग्राफ से हम आपकी चेस्ट को टच नहीं कर सकते, तो हम उस ग्लैंड की एब्सेंस या प्रेजेंस को पता नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन अगर आपको पता चल गया कि आपको एक ट्रू गायनोकोमास्टिया है तो अब अपने अपने ग्रेड ऑफ गायनोकोमास्टिया को एक स्टेबल रख सकते हैं। और उसको स्टेबल रखने का मेथड ये है कि आपको इसके लिए कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज और डाइटिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका ओवरऑल वेट का जो है वो स्टेबल रहे, ओवरऑल थोड़ा बहुत वेट रिड्यूस हो जाए। कोई भी इसमें स्पॉट रिडक्शन काम नहीं करता है। मतलब अगर आप सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप चेस्ट के फैट को कम कर लेंगे और आपका गायनोकोमास्टिया ग्रेड कम हो जाएगा या उस ग्रेड पर ही रुक जाएगा, तो ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको ओवरऑल अपना वेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, जो कि डाइटिंग, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों से होता है कि जब आपका ओवरऑल फैट रिड्यूस होगा तो आपके चेस्ट में भी फैट थोड़ा सा रिड्यूस होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है कि इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपका चेस्ट का फैट नहीं कम हो रहा होता, आप चाहे जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि चेस्ट का जो जो फैट, जो स्पेशली गायनोकोमास्टिया पेशेंट के अंदर जो चेस्ट फैट होता है वो थोड़ा डिफरेंट क्वालिटी का होता है, डिफरेंट तरीके का होता है। वो फैट जो है वो मेनली फीमेल ब्रेस्ट लाइक फैट होता है। मतलब उसमें क्या फ़र्क होता है कि वो एक तो फैट जो है बहुत फाइब्रस फैट होता है, उसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज भी होते हैं। मतलब उसमें प्रॉपर अगर ग्लैंड नहीं भी है तो उसमें ग्लैंड के थोड़े थोड़े फाइबर्स हैं जो कि उस फैट को आपके बॉडी से नहीं जाने देता। जब आप उसको एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो वो उसको जाने नहीं देता और उसका फिर अल्टीमेटली सॉल्यूशन जो है हमें सर्जरी के द्वारा ही उस फैट को निकालना पड़ता है। इन समराइज, अगर इसके समरी में बताया जाए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो इसका आंसर ये है यस, आप डाइटिंग और अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ओवरऑल अगर अपना वेट को अपना आप रिड्यूस कर लेंगे या वेट को स्टेबल रखेंगे तो आपका ग्रेड ऑफ गायनोकोमास्टिया नहीं बढ़ेगा। ये कहना कि हमारा ग्रेड ऑफ गायनोकोमास्टिया कम हो जाएगा थोड़ा अनलाइकली है, लेकिन एटलीस्ट आपका ग्रेड ऑफ गायनोकोमास्टिया सेम रहेगा अगर आप उसी एक्सरसाइज को फॉलो करते रहते हैं और अपने वेट को स्टेबल रखते हैं। फ्रेंड्स, एक पेशेंट ने हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मैंने अपने घर पे काफ़ी सारा कार्डियो किया है, मैंने काफ़ी सारा अपना वेट लूज़ कर दिया है, मेरी बॉडी के बहुत सारे पोर्शन से वेट लूज़ हो चुका है, लेकिन मेरे चेस्ट एरिया के अंदर का फैट जो है वो कम नहीं हुआ, तो ऐसा क्या रीज़न है? तो इसका आंसर मैंने पहले अपने क्वेश्चन में दे दिया है कि जो चेस्ट का जो फैट होता है, स्पेशली गायनोकोमास्टिया पेशेंट्स के अंदर, जो ट्रू गायनोकोमास्टिया पेशेंट है, वो फैट की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अलग होती है जो नॉर्मल चेस्ट फैट में मेल पेशेंट्स के अंदर होता है। ये यूजुअली फैट जो होता है गायनोकोमास्टिया पेशेंट में फीमेल लाइक फैट होता है, फीमेल लाइक ब्रेस्ट फैट होता है, क्योंकि ये फैट जो है बनता ही उस स्टेज के अंदर है, उस टीनेज ईयर के अंदर बनता है जब आपके अंदर फीमेल हार्मोन्स आए होते हैं। तो इसीलिए जो फैट का जो नेचर जो है वो बिल्कुल फीमेल ब्रेस्ट लाइक फैट होता है। मतलब इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू भी थोड़ा थोड़ा रहता है, फैट जो है बहुत ग्रैनुलर होता है और इजीली वो जाता नहीं है। इसका करेक्ट मेथड ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई अपेरेंटली ग्लैंड भी विजिबल नहीं हो रहा है या पैल्पेट नहीं हो रहा और आपको ऐसा लगता है सिर्फ आपको चेस्ट का फैट ही है जो कि इन सब चीज़ों से नहीं जा रहा है, ना डाइटिंग से जा रहा है, ना एरोबिक एक्सरसाइज से जा रहा है, ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि गायनोकोमास्टिया का ही फैट है ये। और अगर आपको लगता है कि इसमें ये नहीं किसी तरह मेथड से जा रहा है तो आप अपने किसी प्लास्टिशियन को दिखाइए और इसका अल्टीमेटली सॉल्यूशन फिर वो लाइपोसक्शन के द्वारा इस फैट को निकाल देंगे अगर उसमें ग्लैंड नहीं है और सिर्फ ग्लैंडुलर टिश्यू है थोड़ा बहुत उसके अंदर। और अगर लगता है कि थोड़ा बहुत ग्लैंड भी है तो साथ ही साथ सेम ही इंसिजन से उस ग्लैंड को भी निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारे एक पेशेंट ये भी क्वेश्चन पूछा है कि आई एम 18 ईयर्स ऑफ एज, मुझे यूनिलैटरल गायनोकोमास्टिया है और मेरी चेस्ट की दोनों साइड जो है वो अनइवन लगती हैं और मैं सर्जरी भी करवा चुका हूँ, तो क्या मैं अपनी चेस्ट की मसल्स को बिल्ड कर सकता हूँ? तो इसका आंसर येस, आप अपनी चेस्ट की मसल को बिल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग तो पेशेंट को खुद एनकरेज करते हैं कि आप 4 वीक्स ऑफ सर्जरी के बाद जब भी हम आपको अलाउ करते हैं, धीरे धीरे आप बॉडी की एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, बॉडी वेट से शुरू करिए और धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आइए और 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप अपने चेस्ट मसल को भी बिल्ड कीजिए ताकि जो थोड़ा बहुत पोस्ट सर्जरी जो अनइवननेस आपकी चेस्ट के अंदर एक साइड से दूसरी साइड के अंदर आई हुई है वो एकदम से नॉर्मल हो जाए, बराबर हो जाए।
फ्रेंड्स, एक पेशेंट ने ये भी पूछा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर सर्जरी फॉर गायनेकोमेस्टिया, कि गायनेकोमेस्टिक सर्जरी की मिनिमम एज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, गायनेकोमेस्टिया की मिनिमम एज ऑफ सर्जरी जो है वो 18 ईयर्स ऑफ एज है, क्योंकि लगभग गायनेकोमेस्टिया जो है आपका 14 टू 17 ईयर्स के अंदर धीरे धीरे करके स्पॉन्टेनियसली भी चला जाता है, बॉडी से रिग्रेस कर जाता है जैसे जैसे फीमेल हार्मोन्स बॉडी के अंदर जाते हैं। लेकिन अगर 18 ईयर्स तक नहीं जा रहा है तो वो यूजुअली गायनेकोमेस्टिया बॉडी से जाता नहीं है। तो आप सर्जरी अगर कराना चाहते हैं तो उसके बाद आप सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। इस रूल की एक एक्सेप्शन भी है कि गायनेकोमेस्टिया अर्ली स्टेजेस के अंदर भी हम कर सकते हैं, 14, 15, 16 ईयर्स वाले एज ग्रुप्स के अंदर भी करते हैं। लेकिन वो तभी करते हैं अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपका स्टडीज़ इफेक्ट हो रही हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, आपका काम में मन नहीं लग रहा है। इन कंडीशंस के अंदर हम आपको साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इन कंडीशंस के हम गायनेकोमेस्टिया थोड़ा अर्ली एज में भी कर सकते हैं आफ्टर द डिस्कशन विद योर पेरेंट्स। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट्स ने ये भी कमेंट में पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ गायनेकोमेस्टिक सर्जरी वी शुड स्टार्ट मसाजिंग आवर चेस्ट एंड विच क्रीम और ऑयल शुड बी यूज, मतलब कि गायनेकोमेस्टिक सर्जरी के कितने दिन बाद आपको एक्सरसाइजेज या चेस्ट मसाज शुरू करना चाहिए और आपको कौन सा ऑयल या कौन सा क्रीम शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो गायनेकोमेस्टिक सर्जरी के बाद जो चेस्ट मसाजेज हैं वो दो टाइप्स की चेस्ट मसाजेज हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, या दो टाइप की चेस्ट मसाजेज होती हैं। एक होता है लिम्फेटिक मसाज, जिसको हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज भी बोलते हैं, और एक होता है प्रॉपर चेस्ट मसाज जो कि हम पेशेंट्स को करवाते हैं। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज होता है वो इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी करना चाहिए, मतलब सेकंड डे ऑनवर्ड्स उसको शुरू कर देना चाहिए। और आपको उनको नॉर्मली साइट ऑफ ऑपरेशन में नहीं करना, सराउंडिंग एरियाज में करना है। इसमें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी होती हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे आपकी बॉडी में कोई फ्लूइड का अक्यूमुलेशन ना हो, आपका पेन जल्दी सेटल हो, हीलिंग बेटर हो, आपको कोई सिरोमा ना बने, इस सब चीज़ों के लिए की जाती है वाली। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल में एक वीडियो दिया गया है, जो कि लिंक में जिसका डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिम्फेटिक मसाजेज आप इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी कैसे करते हैं। ये हम लिम्फेटिक मसाज सेकंड डे ऑनवर्ड्स ऑफ सर्जरी शुरू करते हैं और उसको हम 3 to 4 वीक्स तक कंटिन्यू करना चाहिए। और ये आपके अदर देन द साइट ऑफ ऑपरेशन हम मसाजेस की जाती हैं। उसको पूरा डिटेल मैंने बताया है कि इन एक्सरसाइज को कैसे की जाती है, और मैंने खुद भी इन एक्सरसाइज को करके दिखाया इस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो सेकंड मसाज होती है वो चेस्ट मसाज होती है, जो कि आप 3 to 4 वीक्स ऑनवर्ड शुरू करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, और लगभग 3 to 6 मंथ्स तक उन मसाजेस को करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया क्या है। मतलब अगर किसी का ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया ज़्यादा है तो उसको थोड़े ज़्यादा समय के लिए एक्सरसाइजेस ये करनी चाहिए। और इन एक्सरसाइजेज को हम आपका जो सर्जरी जहाँ पर हुई है उस जगह पर करते हैं, उस साइट में करते हैं, और इसमें हम मैनुअली धीरे धीरे करके उस प्रेशर को भी बढ़ाते हैं। और इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, चेस्ट मसाज आफ्टर द गायनेकोमेस्टिक सर्जरी। इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि इनको किया जाना कैसे चाहिए, एक पेशेंट के ऊपर भी डेमोस्ट्रेट करके बताया गया है। इस चेस्ट मसाज का पर्पस ये होता है कि जो भी आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत स्टिफनेस जो चेस्ट में के अंदर आ रही है हीलिंग फेज में, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, आपका हीलिंग फेज को कैसे प्रमोट किया जाए, आपका जो भी स्कार टिश्यू बन रहा है वो कैसे स्मूथ बने, और थोड़ी बहुत माइनर इरेगुलरिटीज़ जो आपकी चेस्ट में आती हैं सर्जरी के बाद, जो कि हीलिंग प्रोसेस का एक नॉर्मल पार्ट है, उसको हम कैसे करेक्ट करें, और फ्यूचर के अंदर कोई और सिरोमा या कोई कलेक्शन फ्लूइड की ना बने तो उसको हम कैसे करें। ये इसका बेसिकली एम है। इसके बारे में पूरा डिटेल इन जो दो वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिए आप उनमें जाके देख सकते हैं। और इसके लिए आप कोई भी ऑयल या कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी ऑयल या किसी भी क्रीम का पर्पस सिर्फ लुब्रिकेशन है, उसका कोई अपनी ऐसी कोई हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है। आप नॉर्मली सिंपली अगर आपको कोकोनट ऑयल अवेलेबल है तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल से भी ये मसाजेस कर सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा होगा।